आज इस जीके के लाइव सेशन में हम बात करेंगे मगध के बारे में। एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है, और यूट्यूब पे ये क्लास अपलोड भी हो चुकी है एक क्लास। तो आप ज़रूर एक बार उसको देख लेना, तब आपको जाके समझ में आएगा। हम बात कर रहे थे 16 महाजनपद थे उस समय भारत में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। उसके बाद में भारत में अलग अलग भारत 6 प्रांतों में बंट गया था, उसे कहा जाता था महाजनपद, और इस समय को कहा जाता है महाजनपद काल। ठीक है ना। उसके बाद में हमने बात की थी कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, और मगध पर कुल 7 राजवंशों ने क्या किया था? शासन किया था। ठीक है ना। कुल कितने राजवंशों ने? 7 राजवंशों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला राजवंश है हर्यक। कौन सा है? हर्यक राजवंश। ठीक है ना। हर्यक है राजवंश। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा है? हर्यक। ठीक है ना। हर्यक राजवंश के बाद में बात करें तो कौन है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश, और नंद वंश के बाद में मौर्य वंश। ये तो प्रमुख 4 राजवंश है, लेकिन मौर्य वंश के बाद में कौन है? शुंग वंश। शुंग राजवंश। शुंग के बाद में कण्व राजवंश, और अंतिम है सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन राजवंश। तो ये कुल 7 राजवंश है जिन्होंने मगध पे क्या किया था? शासन किया था। पहला है हर्यक वंश, उसके बाद में शिशुनाग, उसके बाद में नंद, नंद के बाद में मौर्य, शुंग, कण्व और सातवाहन वंश। साथियों याद रखना, क्रम से याद रखने हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा है? हर्यक राजवंश। मगध पर शासन करने वाला सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा है? मौर्य। ध्यान रखना, हर्यक वंश के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज नए राजवंश के बारे में बात करेंगे। हर्यक वंश के बाद में कौन सा राजवंश है? शिशुनाग वंश। आपसे पूछ ले कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार का उत्तराधिकारी है अजातशत्रु, जिन्होंने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। उसके बाद में अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयनी ने। और उदयनी के पुत्र थे जिसका नाम क्या था? जो नागदशक है, हर्यक वंश के अंतिम शासक है, और इनकी हत्या कौन कर देता है? इसका ही एक मंत्री है जिसका नाम है शिशुनाग। और इसी के साथ में ये हर्यक वंश क्या हो जाता है? राजवंश समाप्त हो जाता है। उसके बाद में एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है मगध में। राजवंश का नाम है शिशुनाग वंश। क्या नाम है? शिशुनाग वंश। हेडिंग डालना शिशुनाग वंश। हेडिंग क्या डालोगे? शिशुनाग वंश। ठीक है ना। हेडिंग रहेगी शिशुनाग वंश। आपसे पूछ ले कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग। इन्होंने अपने नाम पर ही अपने राजवंश का नाम रखा शिशुनाग वंश। ध्यान रखना, ये एक हर्यक वंश के मंत्री थे, है ना। हर्यक राजवंश में दरबार में एक मंत्री थे, और हर्यक वंश के अंतिम शासक है जिनका नाम क्या था? नागदशक। नागदशक के क्या थे? एक मंत्री थे। एक समय का मौका था। अब नागदशक रात को सो रहे थे नींद में, तो इन्होंने मौके का फायदा उठा करके अपने ही राजा की क्या कर दी थी? हत्या करके अपने आप को क्या कर दिया था? सम्राट घोषित कर दिया था कि आगे मगध का शासक कौन है? शिशुनाग। और इन्होंने कहा कि अभी आज से ही एक नए राजवंश का शासन रहेगा, और नए राजवंश का नाम है शिशुनाग वंश। ध्यान रखना, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बना लिया था? वैशाली। साथियों ध्यान रखना, बात करें मगध के बारे में। मगध अभी तक हमने बात की है, पहली राजधानी इसकी थी राजगृह। क्या थी? राजगृह। राजगृह राजधानी किसने बनाई थी? बिंबिसार ने। उसके बाद में राजधानी क्या बन जाती है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसने बनाई है? उदयनी ने। उदयनी। ठीक है ना। पूरा नाम है उदयनी। क्या नाम है? उदयनी ने। ध्यान रखना, अब पाटलिपुत्र से इन्होंने कहा है कि हम राजधानी किसे बनाएंगे? वैशाली। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस राजवंश के समय मगध की राजधानी वैशाली थी? ठीक है ना। शिशुनाग वंश।
और आपसे पूछ ले कि मगध की राजधानी वैशाली किसने बनाया है, तो ध्यान रखना शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसे बना दिया था, वैशाली को। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती को जीता और ध्यान रखना अवंती को पराजित कर दिया था, और अवंती को ध्यान रखना किसमें मिला दिया था, मगध में। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि मगध में अवंती को किसने शामिल किया था, शिशुनाग ने। ठीक है ना, लेकिन बस इतनी बातें याद रखना है, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था, वैशाली को। ठीक है ना, अपनी राजधानी किसे बनाया था, वैशाली को। आगे बात करें, लिखो इसको, साथ में लिख लिया करो ना, समझते समझते साथ में इसको लिख लिया करो। उसके बाद में बात करें शिशुनाग के बारे में, बस एक लाइन याद कर लेना। एक तो शिशुनाग वंश के संस्थापक, अपनी राजधानी किसे बनाया था, वैशाली। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा गया है कि मगध की राजधानी वैशाली किसने बनाया, शिशुनाग ने। ठीक है ना, या शिशुनाग वंश के समय प्रारंभ इनकी राजधानी क्या थी, वैशाली। उसके बाद में शिशुनाग का पुत्र है जिसका नाम क्या है, कालाशोक। क्या नाम है, कालाशोक। हेडिंग डालना, दूसरा शासक कौन बनता है, कालाशोक। इसके समय हम बात कर चुके, इसके समय सेकंड बौद्ध संगीति जो कहाँ पे हुई थी, वैशाली में, क्योंकि शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। बात करें कालाशोक ने पुणे अपनी राजधानी किसे बना लिया था, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था। ध्यान रखना ये राजधानी परिवर्तन हो रही है। शिशुनाग ने तो अपनी राजधानी किसे बनाया था, वैशाली को, लेकिन कालाशोक ने कहा है कि वापिस हम किसको राजधानी बनाएंगे, पाटलिपुत्र को बनाएंगे। तो ये राजधानी का क्रम आपको याद रखना है। अभी तक मगध की कितनी राजधानी बन चुकी है, 3, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। आपसे पूछ ले कि राजगृह किसने बनाई थी, बिंबिसार ने। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किसने बनाई थी, उदयनी ने। या पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की, उदयनी ने। उसके बाद में बात करें कि मगध की राजधानी वैशाली किसने बनाई है, शिशुनाग ने। अब शिशुनाग का उत्तराधिकारी है कालाशोक। क्या नाम है, कालाशोक। और कालाशोक ने वैशाली से राजधानी वापिस किसे बना दिया था, पाटलिपुत्र को। ठीक है ना, देखो मेरी बात सुनो, इसके 10 पुत्र थे, इसमें से नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ था, ध्यान रखना। अब आपसे पूछ ले कि भाई शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे, नंदीवर्धन। ठीक है ना, लिख देना शिशुनाग वंश के अंतिम शासक, ध्यान रखना शिशुनाग वंश के अंतिम शासक, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक। ठीक है ना, कौन है, नंदीवर्धन। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। नंदीवर्धन की हत्या, इसके भी एक मंत्री थे जिसका नाम था महापद्मनंद ने, ध्यान रखना, सुरा घोष करके हत्या कर दी थी, है ना। नंदीवर्धन की हत्या कौन कर देता है, महापद्मनंद। और महापद्मनंद ने एक नए राज्य वंश की स्थापना की जिसका नाम है नंदवंश। ठीक है ना, नंदवंश। 3 शासक याद रखने हैं। कितने शासक, 3। ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं क्लास में याद करा दूंगा। हमने बात की थी शिशुनाग वंश के बारे में, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश याद कर लो वापिस एक बार। इसमें पहली बात तो यह कि कितने शासक है, 3 शासकों के बारे में बात करेंगे। एक तो है शिशुनाग, कौन है, शिशुनाग। शिशुनाग के बाद में शासक है कालाशोक, कालाशोक। अब कालाशोक के ध्यान रखना कितने पुत्र थे, 10, लेकिन उत्तराधिकारी कौन था, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। ठीक है ना। अब ध्यान रखना शिशुनाग में 2 बातें याद रखनी है। इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की, अपनी राजधानी मगध से, भाई मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से किसे बना दी थी इसने, वैशाली को। ठीक है ना, पहली बात तो ये है कि वैशाली राजधानी किसने बनाई है, शिशुनाग ने। अब कालाशोक में ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान रखना इन्होंने राजधानी वैशाली से किसे बना दिया था, पाटलिपुत्र को। और बेसिक बातें हम कर चुके हैं बौद्ध धर्म में कि कालाशोक के समय बौद्ध धर्म की सेकेंड बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है ना, वैशाली में हुई थी। और उसके बाद में इसका उत्तराधिकारी बनता है नंदीवर्धन। इसकी हत्या कौन कर देता है, महापद्मनंद, महापद्मनंद। और इन्होंने अपने नाम पर ध्यान रखना
नंद वंश की स्थापना की, ध्यान रखना। नंद राजवंश की स्थापना कौन करता है? महापद्म नंद। अब ये ध्यान रखना एक नाई था। क्या था? नाई। ठीक है। अब नंदीवर्धन, अब ध्यान रखना राज दरबार के भाई सेव करने के लिए, दाढ़ी कटिंग करने के लिए राज दरबारी अलग से ही रखते थे। तो इन्होंने एक दिन का मौका देखा और मौका दे के क्या लगा दिया था? चौका, है ना। सुरा था पास में, सेव करा रहा था कौन? नंदीवर्धन। क्या करा रहा था? सेव, बाल कटवा रहा था कि भाई आगे कोई रिश्तेदारों में क्या है, शादी है तो मुझे जाना है। तो इन्होंने ध्यान रखना राज दरबार में ही नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी सुरा घोष के, और अपने आप को ध्यान रखना मगध का शासक घोषित कर दिया था। और इन्होंने कहा कि आज के बाद में किस राजवंश का शासन रहेगा? नंदवंश का। ठीक है ना। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि हरेक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। नागदशक की हत्या किसने की थी? शिशुनाग ने। अब शिशुनाग वंश की स्थापना हो जाती है, उसके बाद में शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कौन कर देता है? महापद्म नंद। और नए राजवंश की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। तो हेडिंग डालना नंद वंश। हेडिंग क्या डालोगे? नंद वंश। हेडिंग डालना नंद वंश। अरे इसको खोल मत, रहने दे, कोई बात नहीं, बैठ जा तुम। ठीक है ना। महापद्म नंद ने नए राजवंश की स्थापना की और नए राजवंश का नाम क्या है? नंदवंश। तो हेडिंग डालना नंदवंश। क्या डालोगे? नंदवंश। ठीक है ना। अब इसके संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। कौन है? महापद्म नंद। ध्यान रखना, आपसे पूछ ले संस्थापक का नाम तो कम से कम याद रखना है, महापद्म नंद। अन्य नाम ध्यान रखना, अन्य नाम है उग्रसेन, एकराट, सर्वे सातक और परशुराम सेकंड। ध्यान रखना अवतार, परशुराम सेकंड अवतार माना जाता है। अपरो, है ना, अपरो पर परशुराम या भार्गव। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, परशुराम नाम सुना है? परशुराम जी ने एक शपथ ली थी कि मैं इस पृथ्वी पर क्षत्रियों को क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। इस पृथ्वी पर जो क्षत्रिय है उनका क्या करूंगा? विनाश करूंगा। और ध्यान रखना, इन्होंने भी ध्यान रखना, इन्होंने भी कहा कि मैं इस पृथ्वी पर जो भारत में, अखंड भारत में जितने भी क्षत्रिय है इनको क्या करूंगा? विनाश करूंगा। और इन्होंने ध्यान रखना किसकी हत्या की थी? नंदीवर्धन की। एक क्षत्रिय था, एक राजकुमार था, उसकी हत्या करके, एक शासक की हत्या करके शासक बनता है। और ये ध्यान रखना मगध का पहला राजवंश है जो गैर क्षत्रिय। ध्यान रखना मगध का पहला राजवंश जो गैर क्षत्रिय। ध्यान रखना, लिख देना गैर क्षत्रिय, गैर क्षत्रिय राजवंश, राजवंश। ठीक है ना। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश कौन सा है? नंदवंश। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है, इसे परशुराम का अवतार माना जाता है या सेकंड परशुराम कहा जाता है। ध्यान रखना ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको लिख लेना। बाकी याद रहे तो अच्छी बात है। उग्रसेन भी याद कर लेना, इसे उग्रसेन भी कहा जाता है। एकराट, सर्वसातक या बच्चों ध्यान रखना अप्रोप परशुराम। ध्यान रखना अप्रोप परशुराम या भार्गव, ये याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो दो बात नाम तो याद रखने, उग्रसेन और परशुराम का अवतार या सेकंड परशुराम भी ने कहा जाता है। बच्चों इनके समय ध्यान रखना इनके एक दरबारी थे जिनका नाम था पाणिनि। ठीक है ना। ये भी मोस्ट है, आपसे पूछ ले कि पाणिनि किसके दरबारी थे, तो ध्यान रखना महापद्म नंद के दरबारी कौन थे? पाणिनि। ठीक है ना। पाणिनि कौन है? कोई बता सकता है? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पाणिनि कौन है? वो कौन है तेरे पास में? हाँ कौन है? ठीक है ना, खड़ा हो जा। हाँ पटेल खड़ा हो। हाँ तुझे बोल रहा हूँ खड़ा हो जा, यहाँ बीच में आके खड़ा हो जा ना। ठीक है ना। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा? पाणिनि किसके दरबारी थे? महापद्म नंद के। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, अब ध्यान रखना पाणिनि के बारे में मैं बता देता हूँ। पाणिनि के बारे में, पाणिनि ध्यान रखना संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता थे। संस्कृत ध्यान रखना संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता कौन थे? पाणिनि। और पाणिनि ने ध्यान रखना इस महापद्म नंद के लिए अश्वमेघ यज्ञ भी किए थे। मैंने खड़ा रहने के लिए बोला तुझे, ठीक है ना।
इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का भी आयोजन किया था। ठीक है ना भाई। पाणिनि ने इनके बारे में महापद्म नंद के लिए अश्वमेघ 2 यज्ञ भी किए थे। लेकिन बस इतनी बात याद रखना है कि इनके दरबारी कौन थे? पाणिनि। हाँ बोल, इधर हो जा, इधर हो जा, अरे साइड, यहाँ बीच में आ जा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद में महापद्म नंद के बारे में शासक कौन बनते हैं? घनानंद। कौन बनते हैं? हेडिंग डालना, घनानंद। अब ध्यान रखना, घनानंद के बारे में बात करें तो इसे अगरमीज के नाम से भी जाना जाता है ना। ये बहुत ही बड़ा घमंडी था। क्या था? घमंडी। घमंडी शासक था, एक क्रूर शासक था। ध्यान रखना, एक क्रूर शासक है ना, बहुत ही घमंडी। इसके सामने इनके दरबारी जाने से भी डरते थे कि भाई इनके सामने कभी गए तो ये कभी भी बेइज्जती कर सकता है। इसके समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 बीसी में। इसी के शासन काल में क्या हुआ था? सिकंदर ने क्या किया था? आक्रमण किया था। आगे बात करेंगे सिकंदर के बारे में। और इसके समय वररुचि एक विद्वान भी इसके दरबार में रहता था। कात्यायन भी इसके दरबार में रहता था। और ध्यान रखना, इससे 3 ग्रंथों का मुनि या मुनित्र भी कहते हैं। ध्यान रखना, जो ये कात्यायन है इसे 3 ग्रंथों का मुनियंत्र भी कहा जाता है। महाभाष्य, ये महाभाष्य एक ग्रंथ है। ध्यान रखना, क्या है? एक है महाभाष्य ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन थे? पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? घनानंद के। वर्तिका है ना, कात्यायन, ये कात्यायन का एक ग्रंथ है। वर्तिका, इसको भी याद रख लेना। और अष्टध्यायी, ये अष्टध्यायी ध्यान रखना, ये पाणिनि। पाणिनि किसके दरबार में रहते थे? महापद्म नंद के दरबारी कौन थे? पाणिनि। और पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टध्यायी। बच्चों ध्यान रखना, इसे व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की प्रथम ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत व्याकरण की प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? इस अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी ग्रंथ है? पाणिनि। और पाणिनि किसके दरबारी था? महापद्म नंद के। वररुचि याद कर लेना, कात्यायन। और ध्यान रखना बच्चों, इन्हें ध्यान रखना, इसका एक ग्रंथ है, ध्यान रखना, पतंजलि का महाभाष्य। ये भी पतंजलि भी किसके दरबारी थे? किसके दरबारी थे? घनानंद के। वर्तिका एक पुस्तक है कात्यायन की, ध्यान रखना। ठीक है। और अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी है? पाणिनि की। अब ध्यान रखना बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। उस समय शासक कौन था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कौन था? घनानंद। ठीक है। किस राजवंश का शासक था? नंद वंश का। ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था उस समय मगध पर शासन किसका था? नंद वंश का। शासक कौन था? घनानंद। भाई राजवंश पूछ ले तो घनानंद मत करना, नंद वंश है। समझो, प्रश्न को समझो पहले। सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। उस समय मगध पर शासक किस राजवंश का था? नंद वंश। और नंद वंश के शासक कौन थे? घनानंद। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, बात करें तो ध्यान रखना, यहाँ पर है एक महाजनपद जिसका नाम है गांधार। ठीक है ना। अब ध्यान रखना, गांधार की राजधानी क्या थी? कौन बताएगा? गांधार की राजधानी क्या थी? हाँ, हद है यार, है ना। 16 महाजनपद मैंने लिखा है ना, मैंने कहा है कि राजधानी याद कर लेना। मैं इस क्लास के बाद में प्रश्न पूछूंगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। और प्यारे बच्चों, तक्षशिला एक प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। क्या था? प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। और ध्यान रखना, नंद वंश के समय भारत में विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं। नंद वंश के समय भारत में विदेशी आक्रमण क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। और ध्यान रखना, इस समय तक्षशिला एक शिक्षा का केंद्र था। और तक्षशिला का एक आचार्य था जिसका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त।
गुप्त, जिसे कहते हैं चाणक्य, चाणक्य ना, चाणक्य, जिसे कहते हैं कौटिल्य, क्या कहा जाता है, कौटिल्य। ध्यान रखना, एक तक्षशिला का एक आचार्य था, शिक्षक था, जिसका नाम था चाणक्य। अब चाणक्य को सूचना मिल गई गुप्त सूत्रों के अनुसार कि भारत पर विदेशी आक्रमण होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, विदेशी आक्रमण। ये भारत है, और अखंड भारत की बात करें तो यहाँ पर ये भारत है, प्राचीन समय की बात करें तो ये भारत का क्षेत्र था। और माकोडेनिया ना, ध्यान रखना, ये पूरा भारत, ये वर्ल्ड है, ध्यान रखना, इसमें 7 महाद्वीप है। ये तो कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, ये कौन सा है, दक्षिणी, और ध्यान रखना ये है आपके एशिया, और ये कौन सा है, अफ्रीका, ये है आपके ऑस्ट्रेलिया, और यह नीचे क्या है, ध्यान रखना यहाँ पर है अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक शिक्षा का केंद्र था, उसका नाम था तक्षशिला। क्या नाम था, तक्षशिला। अब तक्षशिला के आचार्य थे जिनका नाम था चाणक्य। क्या था नाम, चाणक्य, ठीक है ना, चाणक्य। अब यहाँ का एक आचार्य था, इसको पता चला कि भाई यूरोप से, इस क्षेत्र से भारत पे क्या करेंगे, विदेशी आक्रमणकारी करेंगे, और भारत में जो धर्म चल रहा है इस धर्म को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अब उस समय ध्यान रखना, भारत में मगध, यहाँ पर कौन सा महाजनपद था, मगध, और मगध में किसका शासन था, नंद वंश का, और नंद वंश का शासक कौन था, गणानंद। अब गणानंद घमंडी शासक था, मैंने कहा ना गणानंद क्या था, एक घमंडी शासक। अब यहाँ पर चाणक्य ने अपने सहयोगी साथी जो आचार्य थे उनके साथ में मीटिंग की कि भाई इस आक्रमण को, विदेशी आक्रमण को कैसे सफल करें, नहीं तो पूरे भारत को नष्ट कर देंगे। और चाणक्य का एक ही उद्देश्य था कि भारत में क्या हो, एक सत्ता का केंद्र हो, और भारत अलग अलग प्रांतों में रह करके मुख्य सत्ता केंद्र के नीचे क्या करे, शासन करे। अब विदेशी भारत में आएंगे तो एक तो बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है ना, धर्म खतरे में है, पूरा देश खतरे में है, देश को जला करके नष्ट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई अभी वर्तमान में भारत में सबसे मजबूत महाजनपद है मगध, और मगध के शासक है घनानंद। अब विदेशी आक्रमण से कौन बचा सकता है, घनानंद बचा सकता है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि घनानंद को जाकर के बोल दे कि भारत पर विदेशी आक्रमण होने वाले। फिर चाणक्य ने कहा कि मैं जाके आपको, भाई मैं जाकर के घनानंद को समझाऊंगा कि भाई इस विदेशी आक्रमण को आप क्या कर दो, सब विफल कर दो। तो यहाँ से निकलते हैं, फिर राज दरबार में आ जाते हैं। किसके राज दरबार में आ जाते हैं, घनानंद का यहाँ पर राज दरबार था। यहाँ पर ये घनानंद का साम्राज्य था। ये यहाँ पर एक राज दरबार था, राज दरबार, और इस राज दरबार में एक यज्ञ का आयोजन हो रहा था। किसका, यज्ञ का। और यहाँ से तक्षशिला से कौन आ जाते हैं, चाणक्य आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, है ना, चाणक्य आ जाते हैं। फिर चाणक्य दरबार में, चाणक्य ध्यान रखना ज्ञानी था, बुद्धिमान था, लेकिन शकल से भद्दा था। ध्यान रखना, शकल क्या थी, बेकार थी। अब राज दरबार में आकर के चाणक्य ने उनके दरबारियों से पूछा कि भाई घनानंद कौन है। तो घनानंद सामने घनानंद बैठा था, फिर भी दरबारियों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बता दे कि ये है। दरबारियों को लगा कि ये पागल है क्या, सामने घनानंद बैठा है और ये घनानंद का अपमान कर रहा है। तो फिर चाणक्य को पता चला कि घनानंद ये है। तो घनानंद को ये समस्या बताई। तो घनानंद ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, मुझे क्या करना भारत से, मेरा साम्राज्य सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है, क्योंकि इनके चारों तरफ प्राकृतिक सीमा थी। और घनानंद ने कहा कि मुझे भारत से कोई मतलब नहीं है, मैं मेरी साम्राज्य की रक्षा करूंगा। और तब चाणक्य ने कहा कि भाई देश हमारा है, धर्म हमारा है ना, बहन बेटी हमारी है। ये विदेशी लुटेरे आएंगे, भारत को लूट के चले जाएंगे, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगी, हमारी शिक्षा केंद्र नष्ट हो जाएंगे। समझाने की कोशिश की। फिर घनानंद ने ध्यान रखना यहाँ पर चाणक्य को अपने दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया। दरबारियों को आदेश दिया कि या तो इसको जेल के अंदर डाल दो या इसे घसीट करके मेरे दरबार से बाहर निकाल दो। इसकी इतनी, एक आचार्य की इतनी हिम्मत है कि मेरे सामने ये
है ना, जबान लौटा रहा है या प्रसन्न कर रहा है मेरे सामने। तब चाणक्य वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, चाणक्य को घसीट करके बेइज्जती करके यहाँ से निकला गया। तो एक ब्राह्मण होते हैं ना, वो चोटी रखते, उसे क्या कहते हैं, सका, शिका, शिका कहते हैं या सका, शिका। इन्होंने अपनी चोटी है ना, वो बाल शिका, इसको खोल दिया और एक शपथ ली थी कि मैं जब तक इस नंदवंश को, इस नंदवंश के साम्राज्य को जाना करना, इस राजवंश को मैं जड़ से नष्ट ना कर दूं, तब तक मैं इसे अपनी शिका की गांठ नहीं बांधूंगा। यहाँ से चाणक्य निकल जाते हैं। फिर बीच में यहाँ पर एक जंगलों में एक छोटा सा बच्चा और बच्चा एक खेल खेल रहा था, चील कमल एक ऐसा खेल था, उस खेल को खेल रहा था। उसका नाम था, आगे जाकर के बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य। छोटा सा बच्चा अपने साथियों के साथ में एक गेम खेल रहा था और इस खेल में जानकना वो राजा का रूप में एक जानकना एक अपना दरबार का आयोजन कर रहा था। सामने इनके साथी थे छोटे छोटे बच्चे, वो जानकना अपनी समस्या बता रहे थे और एक राजा बना हुआ एक छोटा सा बच्चा दिख गया, किसको, चाणक्य को। राज दरबार लगा करके अपने साथियों की जो समस्या थी उनका क्या कर रहा था, समाधान कर रहा था। चाणक्य इसके घर जाते हैं और 1000 दिनार में इस बच्चे को खरीद लेते हैं। बच्चे को खरीद करके आगे ला करके अपने इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में ला करके बच्चे को शिक्षा दी गई, सैन्य शिक्षा दी गई। और आगे जा कर के बच्चा क्या करता है, इस नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को युद्ध में पराजित कर देता है। युद्ध में पराजित करके एक नए राजवंश की स्थापना कर देता है, उसका नाम है मौर्य। ठीक है ना, मौर्य वंश। और मौर्य वंश के शासक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य। तो एक गुरु जानकना क्या नहीं कर सकता। एक छोटे से बच्चे, आदिवासी बच्चा था, एक जंगली बच्चा था, उसको एक भारत का सम्राट बना दिया। और बच्चों, अखंड भारत के निर्माता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना। तो ये घनानंद में ध्यान रखना, एक तो आक्रमण याद कर लेना कि भाई इसके समय किसने आक्रमण किया था, सिकंदर ने। ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना। हेडिंग क्या डालोगे भाई, सिकंदर के बारे में कुछ मैं आपको बेसिक बातें बता देता हूँ। भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया था, ईरानियों ने। आगे बात करेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि भारत पर विदेशी आक्रमण करते सबसे पहले कौन थे, ईरानियों ने भारत पे क्या किया था, सबसे पहले आक्रमण किया था। ठीक है ना, ईरान है ना, ये क्षेत्र ने यहाँ से भारत पे पहले किया हुआ, सबसे पहले आक्रमण हुआ था। उसके बाद में भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक कौन था, डेरियस फर्स्ट। कौन था, डेरियस फर्स्ट ने भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया था। और बच्चों ध्यान रखना, डेरियस लिखने की आवश्यकता नहीं, समझ लो ये किस वंश से संबंधित था, एक विदेशी राजवंश से, हकमनी साम्राज्य का एक शासक था जिसका नाम था डेरियस फर्स्ट। ठीक है। इसने गांधार कम्बोज को जीता था। गांधार और कम्बोज जो पाकिस्तान वर्तमान में और अफगानिस्तान क्षेत्र को इसने जीत लिया था। ईरानियों के बाद में यूनानी आते हैं, और यूनानी कौन था, सिकंदर। सिकंदर से पहले भारत पे आक्रमण किसने किया था, ईरानियों ने। ईरानियों के बाद में कौन आए थे, यूनानी। आगे बात करेंगे विदेशी आक्रमणकारी, है ना। सिकंदर, और सिकंदर के बाद ध्यान रखना गोगामाला उरुवेला का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में सिकंदर क्या होता है, विजय हो जाता है। इसमें डेरियस थर्ड और सिकंदर के बीच में, और इसमें सिकंदर क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। यूनानी और ईरानियों के बीच में एक युद्ध होता है। ठीक है ना, उस युद्ध का नाम क्या है, उरुवेला का युद्ध, इसे कहते हैं गोगामाला का युद्ध, है ना। ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आगे इसके बारे में बात पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ। सिकंदर मकदूनिया मैसेडोनिया का शासक था। इसके पिता का नाम था फिलिप सेकंड और माता का नाम था ओलंपिया, और इसका अन्य नाम था अलेक्जेंडर। ध्यान रखना, सिकंदर का अन्य नाम क्या था, अलेक्जेंडर। नीचे बैठ भाई, है ना। इन्होंने भारत पे आक्रमण कब किया था, 326 ईसा पूर्व में, और ये वापस कब चला जाता है, 325। लगभग कुल 19 महीने सिकंदर भारत में रहता है, 19 महीने तक। ठीक है ना। 326 में भारत पे आक्रमण करता है, और 325 में ये भारत से चला जाता है। ठीक है ना। भारत पे आक्रमण किया सिकंदर। उस समय भारत पे शासक कौन था, घनानंद भाई। कौन था,
नंद वंश का शासक घनानंद का शासक है। सिकंदर ने भारत पे कुछ शासकों के साथ में युद्ध भी किया था। हाइडे स्पीज का युद्ध जिसे कहते हैं झेलम का युद्ध, या इसे कहते हैं विस्ता का युद्ध। राजा था भारत का, पुरु हिंदू शासक था, और एक तरफ था सिकंदर, और इस युद्ध में सिकंदर जीत जाता है। सिकंदर की पत्नी का नाम है रेक्स सोना, और सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। और इसके गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ठीक है ना। ये कुछ सिकंदर के बारे में बेसिक बात है थी। सिकंदर के साथ में कुछ व्यक्ति भारत आए थे। सेल्यूकस निकेटर, ध्यान रखना, आगे बात करेंगे इसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के समय। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। इसकी पुत्री जिसका नाम हेलेना, हेलेना से विवाह कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य करेगा। निर्याकस जल सेनापति था फिलिप, और इसका नाम एक नाम था एनासिरिक्रिप्स, और एक था अरिस्टोबुक्स, है ना। ये प्रमुख व्यक्ति आए थे, ध्यान रखना। सिकंदर की प्रमुख पुस्तक थी, है ना, पसंदीदा पुस्तक, है ना, उसका नाम है इलियड। और सिकंदर के घोड़े का नाम क्या है? बहुकेफला, ध्यान रखना। और उसके बाद में सिकंदर की मृत्यु कब हो जाती है? 323 बेबीलोन ईरान में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु, है ना। ये प्रश्न भी पूछा गया है। घोड़े का नाम क्या है? बहुक, है ना, बहुक केफला, ठीक है। और बेबीलोन में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, राजवंश है उसका नाम है मौर्य। नेक्स्ट है राजवंश के हेडिंग डालना मौर्य। नेक्स्ट राजवंश के बारे में हेडिंग डालना मौर्य। बच्चों ध्यान रखना, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य के अन्य नाम क्या थे? विष्णुगुप्त, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। भारत का मैकियावली, ध्यान रखना, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत का मैकियावली किससे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, ध्यान रखना। और इसमें ये राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है, ध्यान रखना। पुस्तक का नाम तो है अर्थशास्त्र, लेकिन इसका संबंध किससे है? राजनीतिक से, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, ठीक है ना। चाणक्य ने शिक्षा दी थी। अब भाई ये अपने आगे मौर्य क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो ये एक कबीला था, इस कबीले का प्रमुख काम क्या था? जंगलों में घूमना, मोर को पकड़ना, मोर को पकड़ करके अपनी आजीविका चलाने के लिए मोरों का क्या करते? बाजारों में बेचना, है ना। मोरों का क्या करते थे? निर्यात करते थे। तो ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? मौर्य, ठीक है ना। ये जंगलों में घूमत जनजाति थी। इनका मुख्य काम था, सोनू सीधा बैठ जाएगा ना, इनका मुख्य काम क्या था? मुख्य काम था इनका मोर को पकड़ना। अरे सीधा बैठ जाइए या खड़ा हो जाओ वहाँ से। इनका मुख्य काम क्या था? मोर को पकड़ना जंगलों में, और मोरों को क्या करते थे? निर्यात करते थे, भाई अपना व्यवसाय चलाने के लिए। इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगाया था? मौर्य, ठीक है। पुस्तक का नाम लिख देना, प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। संस्थापक कौन है मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है ना। प्रधानमंत्री कौन है? आचार्य चाणक्य। ये नाम याद रख लेना, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत का मैकियावली। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। लिखो लिखो भाई, इतना टाइम क्यों ले रहे हो? अरे 1 महीना है एग्जाम के पास में हमारे, है ना। 1 महीना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये प्रमाणिक डेट नहीं है भाई, कहीं पे 321 है ना, और कहीं पर 322 है। लेकिन 322 राइट है, दोनों ऑप्शन आ जाए तो 322 है राइट है, ठीक है ना। हो गया ना, वेरी गुड। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इनका शासनकाल है, शासनकाल लिखने की आवश्यकता नहीं है, इनका शासनकाल है 322 से 299 बीसी तक, ठीक है ना। इसकी पहली पत्नी है जिसका नाम क्या है? दुर्धरा, दुर्धरा, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, शासनकाल को लिख लेना। शासनकाल क्या है इसका? शासनकाल है 322 से लेकर के 299। पत्नी ध्यान रखना, पहली पत्नी दुर्धरा, लिखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अन्य नाम है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। भारत का मुक्तिदाता, इसे कहते हैं एंड्रोकोटस, इसे कहते हैं सेंड्रोकोटस। ध्यान रखना, इससे
यूनानियों ने कहा इसे एंड्रोकोटस, और जो ईरानी थे इन्होंने कहा था सेंड्रोकोटस। जो एक विदेशी इतिहासकार था जस्टिन, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस से कहा है। और एक विदेशी इतिहासकार था जिसका नाम था एपियन या प्लूटार्क, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था, एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस विदेशी इतिहासकारों ने किससे कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य को। भाई भारत को, इसको भारत का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है, मुक्तिदाता। ध्यान रखना, अन्य नाम में लिख देना, अखंड भारत के निर्माता, ठीक है ना, अखंड भारत के निर्माता, अखंड भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गए ना, नहीं है ना, समझना। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि किसकी मृत्यु हो जाती है, सिकंदर की मृत्यु कब होती है, सिकंदर की मृत्यु कब होती है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है आपके बेबीलोन में, ध्यान रखना 323 में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु होने के बाद में सिकंदर का जो साम्राज्य है वो अलग अलग भागों में बंट जाता है। तो सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस। क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है ना। सिकंदर का एक सेनापति जो भारत आया था सिकंदर के साथ में, सिकंदर के सेनापति और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम है सेल्यूकस युद्ध। सेल्यूकस युद्ध जो कब हुआ था, 305 ईसा पूर्व में। ध्यान रखना, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। बस तो ध्यान रखना, इस युद्ध में कौन हार जाता है, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि सेल्यूकस युद्ध कब होता है, 305 ईसा पूर्व में। किसके बीच में, सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का क्या था, एक सेनापति था। और सेनापति को कौन हरा देता है, सिकंदर के सेनापति को चंद्रगुप्त मौर्य। इस युद्ध में कौन हार जाता है, सेल्यूकस हार जाता है। और सेल्यूकस को हराने के बाद में निकेटर ने, ध्यान रखना, अपनी बेटी, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य पहले तो सेल्यूकस को पराजित करता है और पराजित करके उसकी बेटी पुत्री जिसका नाम क्या है, कार्नेलिया, जिसे कहते हैं हेलेना, हेलेना से शादी कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस शादी को, इस विवाह को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह और इस संधि को भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि मानी जाती है। भारत में विदेश से बींदनी लाने वाला पहला शासक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। विदेशों से लेके आ गया था, है ना, यूनान से, ठीक है ना, यूनानी बींदनी लेके आया था भारत। ध्यान रखना, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में युद्ध होता है। युद्ध में ध्यान रखना सेल्यूकस पराजित हो जाता है। फिर ध्यान रखना दोनों के बीच में संधि होती है। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन है, चाणक्य। अब चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य, जब उस समय लगभग चंद्रगुप्त मौर्य की आयु थी लगभग 22 से 25 के बीच में, एक नौजवान था। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि सेल्यूकस की एक पुत्री है वो मुझे पसंद आ गई। तो पहले चाणक्य ने समझाया कि भाई हमारा धर्म अलग है, इनका धर्म अलग है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है। फिर छुट्टी किसने दी थी, चाणक्य ने कि भाई शादी कर ले, तो ये शादी हो जाती है। फिर ध्यान रखना दहेज भी, भाई शादी हुई तो दहेज भी देना पड़ेगा, है ना। तो दहेज में ध्यान रखना 4 प्रांत मिले, 4 प्रांतों के नाम याद रखना। एक तो काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, ये 4 प्रांत। एक तो सेल्यूकस ने अपनी बेटी दी, साथ में 4 प्रांत भी दिए थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि भाई इतना काम किया है, इतना एहसान कर दिया कि एक तो भाई रोटी बनाने के लिए, है ना, मैडम जी आ गई,
राज्य का विस्तार भी हो गया है। अब क्या करते हैं, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर, ससुर कौन है, सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में भी दिए थे, ध्यान रखना। फिर क्या होता है कि सेल्यूकस की बेटी जिसका नाम क्या था, हेलेना, हेलेना आ जाती है पाटलिपुत्र में। अब ये है यूनान की और हम देसी, है ना। अब पाटलिपुत्र में आ जाती है, तो पहले उस समय, आज तो भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, उस समय इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। तो पाटलिपुत्र में भाई उनका कल्चर अलग, हमारा कल्चर अलग, रात दिन का अंतर है। अब मुझे ये बताओ, मैं आपको अफ्रीका के जंगल में ले जा करके छोड़ दूं उन्हें जनजातियों के बीच में, क्या आप रह सकते हो क्या? या या कोई अफ्रीका की कोई जंगल का व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है तो क्या वो हमारे बीच में रह सकता है क्या? नहीं भाई, रात दिन का अंतर है ना, कल्चर अलग है। अब हेलेना को लेके आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य एक सम्राट है, वो तो दिन में अपने भाई कार्यों में बिजी था, और बाकी यहाँ की लैंग्वेज भी उनको समझ में नहीं आ रही थी हेलेना को। तो हेलेना ने एक पत्र लिखा था अपने पिता को कि पिताजी संकट में हूँ, आपने अपने राज्य को बचाने के लिए मेरा विवाह तो कर दिया, अब मेरा यहाँ पे मन ही नहीं लग रहा है, क्या करूँ? तो फिर ध्यान रखना, उसने क्या किया था, एक अपना एक दरबारी था जिसका नाम था मेगस्थनीज, ठीक है ना, मेगस्थनीज एक, हाँ मेगस्थनीज है, सेल्यूकस का एक दरबारी था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। भारत में आने वाला पहला विदेशी राजदूत कौन है? मेगस्थनीज। फिर मेगस्थनीज किसके साथ में आ जाता है? इस हेलेना के पास में रहता है, और फिर है पाटलिपुत्र के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में एक पुस्तक लिखता है, क्योंकि अब मेगस्थनीज का भी टाइम पास नहीं हो रहा है। मेगस्थनीज ने कहा कि भाई भारत के कल्चर के बारे में मैं लिख देता हूँ, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ध्यान रखना, उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और इंडिका में किसकी जानकारी मिलती है? पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा है? पालीब्रोथा, क्या कहा है? पालीब्रोथा। और इस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में और 2 अधिकारियों के बारे में ध्यान रखना, 2 अधिकारी पाटलिपुत्र के, उनके बारे में, है ना, एग्रीनोमई जो कृषि अधिकारी था, और अरिस्टोनोमई जो व्यापारी और सड़क मंत्री था, अधिकारी था, उसके बारे में। और इन्होंने कहा कि भारत में कुल 7 जातियों का उल्लेख मिलता है, कि भारत में 7 प्रकार की जातियाँ रहती हैं। यहाँ से काम की चीज़ क्या है? काम की चीज़ यह है कि युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, ठीक है ना। और फिर ध्यान रखना, अपनी बेटी का विवाह किसके साथ में कर लेता है? हेलेना के साथ। हेलेना का विवाह किसके साथ में? चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये 5 कितने प्रांत? ये 4। अब ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी क्या दिए थे? उपहार में दिए थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसके बारे में और बात करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।